Yes, hello students. We are going to discuss a few doubts, simple doubts of stoichiometry, mole concept. These are related with the molarity, etc. Not related with the titration, only one question is related with titration. ठीक है, तो आप मोर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सेंड मोर डाउट्स सो दैट वी कैन डिस्कस. ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये है ए सैम्पल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट. अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है H4 और हो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि फॉस्फेट होता है 3 नेगेटिव, अमोनियम होता है 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका 3 नेगेटिव इधर, जैसे कि आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा. तो ये अमोनियम फॉस्फेट है. कंटेन्स 3.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. इस अमोनियम फॉस्फेट में 3.18 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स हैं. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दैट सैम्पल, उस सैम्पल में ऑक्सीजन के एटम्स के मोल्स बताने हैं. ठीक है, तो हम रिलेशन देख लेते हैं, अब सामने से वो ध्यान से देखते हैं. इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट में आप देखेंगे यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 हाइड्रोजन, और ब्रैकेट के बाहर 3 है, यानी 4 × 3. 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 12 H एटम्स, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एंड 4 O एटम्स. ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम, यानी कि रेशो क्या है, 12:4 का रेशो है. 12:4, यानी 12 हाइड्रोजन होंगे तो 4 ऑक्सीजन होंगे. मीन्स ये इससे हाइड्रोजन एटम्स आर 3 टाइम्स दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, या रिवर्स कह सकते हैं, ऑक्सीजन एटम्स आर 1/3 टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन एटम्स की क्वांटिटी 1/3 है टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन एट तो 4, यानी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो. ठीक है, रेशो क्या है, 12:4, यानी 3:1. तो 3:1 का रेशो है. ठीक, नाउ इफ़ 3.18 मोल्स ऑफ H एटम्स आर प्रेजेंट, देन ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होंगे. आप देख लीजिए, 3:1 का रेशो है, तो ये 3.18 मोल है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन कितना है, 3 टाइम्स है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर मैं इसे ऑक्सीजन को x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x. तो लेट द ऑक्सीजन इज x, तो ये होगा 3x. ठीक है, देन 3.18 = 3x. ठीक है ना, तो देयरफॉर x = 3.18/3, 106. ठीक है, तो x की वैल्यू 1.06, यानी कि x क्या लिया था हमने, ऑक्सीजन का रेशो, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आ गया, C, 1.06. क्लियर. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एटम्स, जितने एटम्स हाइड्रोजन के होंगे उसका 1/3 एटम ऑक्सीजन होगा. अब आप उसे एटम्स की टर्म्स में लिखो, मोल्स की, जैसे ये 120 होगा तो ये 40 हो जाएगा, ये 1200 होगा तो ये 400 हो जाएगा, ये 12,000 होगा तो ये 4,000 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो ये 12 मोल्स होगा तो ये कितना होगा, 4 मोल्स होगा. 12 मोल्स 4 मोल्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं. तो 12 मोल्स के साथ 4 मोल्स ऑक्सीजन है, 12 मोल के साथ 4 मोल्स है, तो 3.18 के साथ कितना होगा, रिजल्ट वही आएगा, 12 मोल्स ऑफ H with 4 मोल्स ऑफ O. तो 3.18 मोल्स ऑफ H विद, अब वही है कि कैलकुलेशन बढ़ ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा, 4 × 3.18/12 डिवाइड किया, वही आंसर आएगा. तो आप किसी भी तरीके से करें, आंसर वही आने वाला है. मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा दिया कि इनका रेशो, H और O का रेशो क्या है, 12:4 है, 3:1 है. अगर इसे x मान लिया तो ये 3x होगा. ऑब्वियसली ये इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, तो x y z कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं मैथ्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है.
एक कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 5.37% नाइट्रोजन बाय मास। ठीक है, कुछ नहीं लिखा होता है तो वो बाय मास ही होता है, बाय मास, यानी टोटल मास का इतना नाइट्रोजन है। व्हाट इज़ द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मीन्स एटलीस्ट नाइट्रोजन, कम से कम नाइट्रोजन लेना। वी हैव टू मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मीन्स we have to consider minimum number of नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन कम से कम लेना है, क्योंकि जितने ज़्यादा नाइट्रोजन लेंगे, जैसे 2, 10, 20, 30, 25, 50, 100, 1000, ऐसे मोर द नाइट्रोजन होंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए मिनिमम मास को मिनिमम वर्ड लिखा है और मिनिमम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम। तो मिनिमम कितना होगा, 1 मान लेते हैं, 1। ठीक है, मिनिमम 1, सबसे कम 1 है तो 1 मोल। ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर वेट बताना है, ग्राम में लिखा हुआ है, इसका मतलब मोल्स के लिए बात कर रहा है वो। ठीक, तो 1 मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 5.37%। यही तो लैंग्वेज लिखा है, कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 5.37% ऑफ बाय मास नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का वेट किसके इक्वल है, कंपाउंड के मास का 5.37%। और हमने एक ही नाइट्रोजन कंसीडर करना है क्योंकि मिनिमम बताना है। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम 1 मोल के लिए। तो वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 5.37 अपॉन 100, देयरफॉर वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या हो गया, 1400 ग्राम अपॉन 5.37। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 300 से कुछ कम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 300, क्योंकि 300 इंटू 5 क्या होगा, 1500 होगा, तो 300 से कुछ कम आएगा, 300 से कम ये, तो 300 से कम 260.7, तो इसका वो डिवाइड करेंगे तो ये 260.7 ही आने वाला है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इतना ही वैल्यू आएगी। ठीक, तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10 और 5 30, 13 हो गया, और 3 दूनी 6 और 18, 7, 1370, हाँ ठीक है, आ जाएगा 1400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है 1000 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH? यानी ये 1000 ग्राम जो सैंपल है ये इम्प्योर सैंपल है। 1000 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH इज़ इम्प्योर। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तभी उसने कहा है कि उसकी परसेंटेज प्योरिटी सॉल्व करिए। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, परसेंटेज प्योरिटी होता है, परसेंटेज प्योरिटी पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू होगा वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। इम्प्योर सैंपल लिखना चाहें, इम्प्योर पूरा वर्ड लिख सकते हैं, इम्प्योर सैंपल, और परसेंटेज सॉल्व करना है तो इंटू 100। ठीक है, तो अब हमें इम्प्योर सैंपल तो पता है कितना है, 1000 ग्राम है, इंटू 100 भी पता है हमें, बस हमें क्या सॉल्व करना है, परसेंटेज प्योरिटी के लिए वेट ऑफ NaOH सॉल्व करना है। तो ठीक है, वेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है NaOH में कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन एटम इसमें एक है। ठीक है, NaOH में एक, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O in 1 NaOH मॉलिक्यूल इक्वल टू 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, एक मॉलिक्यूल में एक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स। ठीक, एक में एक होगा तो एक मोल में, यानी जितने मोल्स नाइट्रोजन के होंगे उतने ही, यानी दोनों की क्वांटिटी इक्वल रहनी है। अब आप कुछ भी क्वांटिटी, जैसे ये 30 लोगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 300 लोगे ये भी 300 हो जाएगा, ये 3000 लोगे ये 3000 हो जाएगा, और ये 3 मोल्स है तो ये भी 3 मोल्स हो जाएगा, 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी जितने मोल्स किसके थे, ऑक्सीजन एटम्स के जितने मोल्स थे ऑक्सीजन एटम के, वो है 3, और वो किसके इक्वल है, NaOH के मोल्स। और वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वेट किसके इक्वल हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 3, मोलर मास 40, NaOH का 40 होता है। ठीक है, NaOH 40, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, 1। ठीक है, तो 40 आएगा, तो यानी 120, तो 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, 1 ज़ीरो कैंसिल आउट, यानी 12% आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज, यानी कि उस 1000 ग्राम में केवल NaOH 120 ग्राम प्रेजेंट है, बाकी सारी क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है द मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ ए 1 लीटर सॉल्यूशन विद x% H2SO4 बाई मास, यानी x% क्या है, W/W दिया हुआ है, x% क्या है ये, W/W, वेट बाय वेट जो आपको बताया था। ठीक है, इज़ 9, यानी कि ये क्या होता है, W/W का मीनिंग क्या बताया था आपको, पहले इसे ही लिख लेते हैं। x आपको बताया था W/W परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर क्या है, x% किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की वैल्यू इक्वल होगी वेट ऑफ H2SO4, और यूनिट क्या होती है, ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट ग्राम, और इनटू 100। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर x% जब इसे 100 ये होगा सॉल्व। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वेट ऑफ H2SO4 चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा, द वैल्यू ऑफ x, तो हमें जो x गिवन था हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब वो मोलैलिटी 9 गिवन है, द वेट ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट भी गिवन है, कितना है, 910 ग्राम, 910 ग्राम सॉल्वेंट का वेट गिवन है, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x हमें सॉल्व करना है, तो x का सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो पहले तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें ये दोनों चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन का वेट भी और सॉल्व, और क्या रिलेशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको बताया था कि इनका टोटल, क्योंकि इसमें डेंसिटी गिवन नहीं है, अगर डेंसिटी गिवन होती सॉल्यूशन की तो हमें क्या करना, हमें तो फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, W/W से रिलेटेड, मोलैलिटी से रिलेटेड और डेंसिटी से रिलेटेड, लेकिन डेंसिटी गिवन नहीं है, और अपनी तरफ से हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते कि हम XYZ कोई डेंसिटी मान लेंगे, नहीं, ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको सॉल्व करना है। सॉल्वेंट का वेट तो गिवन है, उसे तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 910 गिवन है। ठीक है, ये देखिए 910 लिखा हुआ है, 910। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट का और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि वो सॉल्यूट है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, मोलैलिटी कितनी गिवन है, 9 इक्वल टू, ठीक है, और 9 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है हमें क्या है, लेकिन वेट तो पता है हमें, कितना गिवन है, 910 ग्राम, 910 ग्राम मतलब 0.910 kg। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो सीधा मैंने kg में लिख दिया ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नहीं, तो वो यूनिट kg होती है, तो लिखे नहीं लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, लिखना है नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 9 × 0.91, ठीक है, 0.981, 8.190 मोल्स, ये H2SO4 के मोल्स है।
देयरफॉर वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 8.190 इंटू मोलर मास क्या होता है, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, ठीक है 98 होगा H2SO4 का मोलर मास। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र 32 और 4 ऑक्सीजन है 64, तो 4 2 6 2 8 और 4 98 होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक। चलिए, तो वेट ऑफ H2SO4 आ गया, तो अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट 8.90 इंटू 98 प्लस सॉल्वेंट 910, ठीक, और ये ग्राम में होगा, तो टोटल इतने ग्राम वेट आ गया, ठीक। अब परसेंट एक्स को सॉल्व करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स परसेंटेज जो भी हमारे पास है वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये सॉल्यूशन का वेट है 910, 8.90 इंटू 98 और परसेंटेज में सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना होगा ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे 100 मान लेते हैं अप्रोक्स, तो 100 यानी कि ये वाली वैल्यू 100 और 20 यानी कि ये 800 के आसपास आ जाएगा, 800, और ये तो 800 हो गया, और डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये 910 है और ये 800 है, 9 8 7 7 1700, तो 800 अपॉन 1700 अप्रोक्स, और 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, 800 अपॉन 17, 800 अपॉन 17, इसका मतलब है कितना होगा, 17 5 35 85, 50 से थोड़ा कम आंसर आएगा, लेस देन 50 आंसर होगा। लेस देन 50 देखें किस ऑप्शन में है, लेस देन 50, एक में दिया हुआ है 90, एक 80, एक 30, ये है, तो लेस देन 40 ये आएगा आंसर, 46.87 अप्रॉक्स, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, 46.87, ठीक है, इतना परसेंटेज एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, क्लियर। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैंने तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिख दिया है, ठीक है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगे किसी को कि नहीं सर ये कैलकुलेशन के बाद ये कुछ और वैल्यू है, तो बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही मोलैलिटी का है। द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज़ 2 मोल पर केजी, वो तो होता ही है, इतना गिवन है, पॉइंट 2। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, अभी तो सोल्व किया था हमने टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट तो क्लियर है क्योंकि मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैलिटी है 0.2, ठीक, और नंबर, और यहाँ इतना पर केजी लिख दिया है, पर केजी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1, तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया 1000 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 0.2, और वेट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 0.2 इंटू H2SO4, अभी मोलर मास सोल्व किया था 98, तो ये कितना हो गया 98.2 और 16 196 और 19.6 ग्राम, तो ये हो गया 19.6 ग्राम, ठीक है। तो अब इसे ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 1019.6 ग्राम, इट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये डी आंसर आ गया 1019.6 ग्राम, ठीक है। तो मोलैलिटी गिवन है, और डायरेक्टली मोलैलिटी नहीं भी लिखा होता तब भी मोल पर केजी ही होता है, यानी सॉल्वेंट इज़ द 1 kg, सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg है, सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे और मोल से वेट आ जाएगा उसका, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आएगा, ठीक। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज करना है ए मिक्सचर मतलब सभी होंगे 1 मोल ऑफ ईच, यानी इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल और इसका, यानी चारों का एक एक 1 मोल ऑफ ईच मिक्सड विद ईच अदर, मतलब एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिया है उन्हें इन एसिडिक मीडियम। और मीडियम कौन सा रखा है? एसिडिक रखा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, यानी KMnO4 के मोल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के साथ लिख लेते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे, इक्वेशन से कहोगे इक्वेशन लिख लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू, अब ये जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। ठीक, अभी हम डिसाइड कर लेंगे किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल टू, चलिए इसके तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अब लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अननोन है और इसका एन फैक्टर क्या है? 5 है। ये तो हमने लिख लिया है। फैक्टर एन फैक्टर 5 क्यों है वो तो आपको बताया था। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का मैग्नीज एसिडिक मीडियम में +7 से ऑलवेज +2 स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो एन फैक्टर 5, तो ये तो हो गया 5। ठीक है, ये 5 हो गया, तो n इंटू 5 इक्वल टू, अब क्या होगा, अब देखते हैं किसके साथ रिएक्ट करेगा। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। आयरन यहाँ +2 है, कार्बन यहाँ +3 है, आयरन यहाँ +3 है, कार्बन +2 है, आयरन यहाँ +2 है, ठीक, और आयरन यहाँ +3, सल्फ़र +6। ठीक है, तो अब ये किस किस को रिएक्ट करेगा मैं पहले लिख लेता हूँ। ये केवल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, बस इन 3 के साथ रिएक्ट करेगा। ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आयरन एंड सल्फर आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स डू नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज। ये आगे अब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इसलिए KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो इसे हमने हटा दिया, केवल ये होंगे। तो अब लिख लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5 इक्वल टू, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, और इसका एन फैक्टर देख लेते हैं। +2 से क्या बनेगा? आपको बताया था कि आयरन 2+ से क्या बनाता है? एसिडिक मीडियम में 3+ बनाता है। ठीक है, 2+ से, और कार्बन +3 से क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी +4 बनाता है, ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, 2 + 3+ में कन्वर्ट होगा और कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर 2+ से 3+ यानी एक का चेंज होगा, और यहाँ कार्बन 3+ से 4 1 का चेंज, लेकिन दोनों ऑक्सीडेशन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 कार्बन के लिए 2, यानी कि इसका एन फैक्टर 3 होगा। एन फैक्टर सॉल्व कर लेना, मैं पहले भी बताए हुए हैं आपको एन फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एन फैक्टर सॉल्व किया। ठीक, तो ये 3 हो गया। अब इसका एन फैक्टर, इसमें आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 3+ स्टेट में है, केवल कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। और कार्बन कितना ऑक्सीडाइज होगा? एक कार्बन +3 है ये, +3, तो +3 से फिर वही +4 बनाएगा, +3 से +4 फिर से, और +3 से +4 बनाएगा, तो एक के लिए एक का चेंज। और यहाँ पर कितने हैं? 2 तो यहाँ लिखे हैं, 3 यहाँ पर है। 2 × 3 कितना हो गया? 2 × 3 यानी क्या हो गया? 6, तो यहाँ पर 6 होगा, यानी 1 × 6 प्लस 1 तो मोल है ना सभी के। FeSO4 में केवल आयरन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन क्या होगा? +2 से +3 में ऑक्सीडाइज होगा, यानी एक आयरन एक का चेंज,
तो 1 n फैक्टर, तो टोटल कितना हो गया 6 3 10 10 हो गया, तो n इंटू 5, तो देयर फॉर n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 यानी कि ये आंसर आ गया 2। टोटल मोल्स 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 2 मोल्स रिक्वायर्ड, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द 1 मोल ऑफ दिस 1 मोल ऑफ दिस एंड दिस। और इसे तो ऑक्सीडाइज करना ही नहीं है, कर भी नहीं सकते, मतलब KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी आयरन 3+ है और सल्फर +6 है, ठीक है। तो इसमें भी सल्फर को नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ आयरन को करेगा, इसमें आयरन को नहीं कर सकता, कार्बन को करेगा, और इसमें दोनों को करेगा, तो इसमें दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, दोनों का प्लस करेंगे n फैक्टर। इसमें केवल कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन का n फैक्टर, इसमें केवल आयरन ऑक्सीडाइज होगा, आयरन का n फैक्टर, और इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए कोई n फैक्टर होगा ही नहीं। जी लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हो, +0, अदरवाइज कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन है N2+3H2 बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी बैलेंस्ड ऑलरेडी गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना। आइडेंटिफाई ओनली डाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग एजेंट, यानी केवल ऐसे कंडीशंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, ये रिएक्शन मिक्सचर गिवन है 4, इनमें से आपको केवल वो बताना है इन विच ओनली H2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देख लेते हैं। ये बैलेंस्ड, पैसे से पहले क्या लिखना होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड, कितना 3 × 2 यानी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 28 के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट है। अब 1 by 1, तो 28 के लिए 6 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ 28 गिवन है, 6 गिवन है, मीन्स बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन हमें कि ओनली डाई हाइड्रोजन बताना है। नेक्स्ट, अब 35 ग्राम से कंपेयर कर लेते हैं। 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 × 35/28, ठीक है। तो ये लगभग कितना आएगा, 28 और 1 पॉइंट और कितना 7 और 70 हो गया, ठीक है। और 70 28 30 यानी कि 2 28 56 और 56 हो गया, 4 60 14 बचा, 140 और 3 अप्रोक्स 2.5 आ गया अप्रोक्स, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 30, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 30 और 6 12 और 3 15 और 6 और 1 7 7.5, ठीक है, अप्रोक्स 7.5 ग्राम। लेकिन ये तो 8 ग्राम गिवन है, यानी कि रिक्वायरमेंट कम है, गिवन ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन होगा, नाइट्रोजन इज़ द लिमिटिंग एजेंट। मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ये दोनों लिमिटिंग एजेंट है, इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट है, अंडरलाइन एटम, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, N2 इज़ लिमिटिंग, क्यों, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है ना, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एंड 8 ग्राम गिवन है, तो गिवन अमाउंट अगर ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट से तो वो तो कभी लिमिटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, अब 56 ग्राम, तो अब 56 ग्राम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 56 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड 6 × 56 अपॉन कितना 28, तो 28 टू 12 ग्राम, तो 12 ग्राम रिक्वायर्ड, और गिवन कितना है, ओनली 10, गिवन 10 ग्राम गिवन, यानी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इट मीन्स H2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर H2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। H2 लिमिटिंग है, यानी कि आंसर सी आ गया, तो इस ऑब्वियसली डी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, अगला है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4,
ठीक है। तो यहाँ पर बाय मास नहीं बताना है, उसने मास के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, उसने मोल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए कहा है। तो कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इन मीथेन द मोल रेशो और एटम रेशो ऑफ कार्बन इज टू एच इक्वल टू 1:4। क्यों? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और ऑलवेज यही होगा। मीथेन में रेशो तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 1 मोल कार्बन 4 मोल हाइड्रोजन। मैंने कहा ना वो एटम या मोल्स, मोल कैसे भी लिख सकते हैं। एक मोलिक्यूल मतलब आप एक कार्बन लेंगे तो 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा मीथेन में, ठीक है, 1:4 होगा। आप 10 लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, आप इसे 20 लेंगे ये 80 हो जाएगा, 1000 लेंगे ये 4000 हो जाएगा, ये 1 मोल लेंगे ये 4 मोल्स हो जाएगा, यानी 1 मोल इज टू 4 मोल। देयरफॉर अब क्या, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब किसी का परसेंटेज अगर हमें सॉल्व करना होता है तो क्या होता है, कार्बन की वैल्यू, मोल्स ऑफ कार्बन, मैं लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ atoms, moles of carbon present in molecule, और ऐसे ही टोटल मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इंटू 100, ठीक है। तो मोल्स कितने प्रेजेंट है 1, और टोटल कितना होगा 1 + 4 इंटू 100, ठीक है। तो 100/5 यानी 20, तो 20% आंसर आ गया, ठीक है। तो उसने बाय मास नहीं कहा है, उसने बाय मास नहीं कहा है। अगर बाय मास कहता तो हम क्या करते, कार्बन 12 ग्राम है और टोटल मास कितना है 12 + 4 16, यानी 12 ग्राम इन 16 ग्राम, वो होता बाय मास परसेंटेज, ठीक है। कार्बन का मास परसेंटेज, ये तो क्या है, परसेंटेज बाय मोल है। अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूँ, मास परसेंटेज, ठीक है, कार्बन बाय मास परसेंटेज, तो क्या होगा, कार्बन का मास 12 और टोटल मास 16 इंटू 100, ठीक है, यानी 1200/16, ये आंसर आता इसका बाय मास परसेंटेज। अगर मैं मास परसेंटेज की बात करता तो जैसे 4 से 4 300 और 4 × 16, 2 से 150 और 2 यानी कि 75%। तो 75% लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसलिए लिखा है। आप ध्यान से देखिएगा, मतलब आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चंस में जो भी गलत आंसर होगा सबसे पहले लिखा होगा, मतलब ए ऑप्शन में सबसे पहले गलत ही लिखा होगा, जिससे आप उसे गलत बात सॉल्व करें और सीधा ऐसे टिक कर दें, बाकी को देखें ही नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो चारों को ऑप्शंस को ठीक से ऑब्जर्व करें, कैलकुलेशन को 2 बार देखें, ठीक है। और ये बाय मास है, मास के यानी मास ऑफ द कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास, अगर ऐसा होता, लेकिन उसने मास नहीं मोल की परसेंटेज में पूछा है, तो बाय मोल तो यही होगा, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये लर्न करने का क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब लर्न करना है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिया हुआ है, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, यूरेनियम का यूरेनियम, ठीक है, और प्लूटोनियम, ये वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है कि किसका क्या है क्या नहीं है, तो ये लर्न करना है, ठीक। ये इसे याद कर लीजिए, 6 और 7 होता है ये, ठीक। जैसे मैंने आपको जिंक का याद करने के लिए कहा, क्रोमियम याद करने के लिए कहा, ऑस्मियम इरिडियम याद करने के लिए कहा, ऐसे ही इन्हें भी याद कर लीजिए। वैसे जर्नल केसेस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंपटीशन में जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर है तो वो लर्न ही करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है, इनके लिए कोई मेथड नहीं है जर्नली, ठीक है। वैसे बाकी सब में होता है मेथड, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में उनकी ग्रुप वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। ग्रुप का जो लास्ट वाला नंबर होता है उसके इक्वल होता है, जैसे 18 ग्रुप है तो 8, 17 ग्रुप है तो 7, 16 ग्रुप है तो 6, ठीक है, इस तरह से होता है मेनली। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इस तरह का रूल वैलिड नहीं है, वहाँ कुछ भी वेरिएबल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो लर्न ही करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर
गिवन मॉलिक्यूल्स जो नेचर में बन रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उन्हीं के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर, यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम उसे सॉल्व करते हैं, डी और एफ ब्लॉक में। ठीक है, चलिए इसमें कोई और प्रॉब्लम है आपको तो सेंड करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है दोबारा बताइए कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, हमसे दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरे डाउट क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट सेंड करो। ठीक है, ओके, गुड डे।